नमस्कार दोस्तों, पिछले जो हमने वीडियो में आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं थीं, जो हमारी प्राचीन सभ्यताएं थीं, उनके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी थी। आज मैं मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक सभ्यता क्या है और वैदिक सभ्यता के लोग किस प्रकार से निवासी थे, किस प्रकार उनका रहन सहन था। तो देखिए, वैदिक सभ्यता थी क्या। वैदिक सभ्यता जो वेदों से प्रचलन हुए थे या वेद के समय जब वेद पढ़े गए थे या लिखे गए थे, तो वही उसी समय के जो लोग थे, तो वही तो सभ्यता थी। जिस प्रकार हमारी प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? मिस्र की। तो उसी प्रकार वैदिक सभ्यता के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वैदिक सभ्यता क्या थी। सबसे पहले तो वैदिक सभ्यता के बारे में देखते हैं कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? एक सभ्यता है ऋग्वैदिक काल। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक सभ्यता का समय क्या है वो और देखते हैं। वैदिक सभ्यता का समय है 1500 BC, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 BC तक का समय वैदिक सभ्यता का समय है। वैदिक सभ्यता के जो दो भागों में बांटा गया है, उनमें पहला कौन सा है? पहला आता है इसमें ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अब वैदिक सभ्यता का जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व समय बताया गया है, वही समय ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को बांटता है। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो 1500 BC से शुरू होकर 1000 ईसा पूर्व तक पहुंचता है। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व है। क्यों? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तो ऋग्वैदिक काल का समय हो गया। उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल, इसमें से 1000 BC से 600 BC तक, 1000 BC से 600 BC तक का जो समय है वो हमारा है उत्तर वैदिक काल का समय। आगे देखते हैं मैक्स मूलर ने बताया कि आर्यों का स्थान क्या था। एक व्यक्ति है मैक्स मूलर नामक एक व्यक्ति ने क्या बताया कि आर्यों का जो स्थान था, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को मानना है। मैक्स मूलर ने बताया कि जो आर्य हमारे भारत में आए थे, आर्य जो मध्य एशिया के मूल निवासी थे, मध्य एशिया के मूल निवासी बताए थे। पूछा जाता है वो कौन थे या वो उनका क्या नाम था जिन्होंने बताया कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे। तो उनका नाम आता है क्या? मैक्स मूलर ने ही बताया था कि आर्य जो मध्य एशिया के मूल निवासी थे और ये भारत में करने के आए थे। तो वैदिक सभ्यता के समय की बात है ये। तो जो ये आए थे वो आए थे चारागाह की खोज में। चारागाह की खोज करने आए थे। ठीक है। वर्तमान में आपको पता होगा कि भारत का एक चारागाह अनुसंधान है। वो कहाँ है? वो झांसी में पड़ता है। चारागाह अनुसंधान कहाँ पर? झांसी, अपने उत्तर प्रदेश। चारागाह अनुसंधान झांसी जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब पूछा जाता है कि जो आर्यों की सभ्यता थी वो कैसी थी।
तो आर्यों की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। इनकी सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी, यानी कि शहर में निवास करते थे। और जो आर्यों की सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है। तथा आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा पूछी जाती है। आर्यों की भाषा थी, क्या थी? वो थी संस्कृत। आर्य जो भाषा बोलते थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे। ठीक है। अब बात आती है कि वैदिक सभ्यता जो थी वो थी कैसी, कि मात्र सत्तात्मक थी या पितृ सत्तात्मक। तो जो सिंधु सभ्यता थी वो तो हमारी थी मात्र सत्तात्मक, लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी वो हमारी क्या थी? वो थी पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक, यानी कि यहाँ पे शासन घर में किसका चलता था? पिता का। पितृ सत्तात्मक थी। ठीक है। यही जो आर्यों की द्वारा जो अपनाई गई सभ्यता थी वही हमारी कौन सी सभ्यता कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा अपनाई गई सभ्यता ही हमारी वैदिक सभ्यता कहलाई। उसके बाद देखते हैं क्या है कि आर्यों द्वारा जो काम किया गया था, क्या आर्यों में सबसे पहला तो क्वेश्चन आता है कि वो कौन थे जिन्होंने आर्यों का जो स्थान बताया था वो मूल मध्य एशिया का बताया था। आर्य जो आए थे वो मूल निवासी कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। तो उनका नाम था मैक्स मूलर। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, आपको मैंने जब स्टार्ट में बताया था तो उसमें क्या बताया था? पुराण कितने थे? 18। उपनिषद 108। वैदिक सभ्यता, वैदिक से समझ में आ रहा है कि वेद कितने थे? वेदों की संख्या कितनी थी? तो वेदों की संख्या थी 4। और वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी, वो कितने थे? तो वेदांगों की संख्या थी कितनी? 6। वेदांगों की संख्या थी 6। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, नृत्य, छंद। वेदों की संख्या 4 थी। ऋग्वैदिक, उत्तरवैदिक और सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद हमारे 108 हैं, जिनमें उपनिषद में सबसे छोटा उपनिषद छांदोग्य उपनिषद को कहा जाता है। और जो हमारा मुंडक उपनिषद है, सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में बोला जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी? ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासन चलाया जाता था, प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी? तो वो बटी थी 5 भागों में। ठीक है। वो कौन थे? सबसे पहली बात आती है किसकी? कुल। घर में परिवार होता है तो परिवार से बनता है कुल। कुल के बाद क्या है? ग्राम। अब परिवार रहेगा क्या सबसे छोटी इकाई में? तो वो ग्राम। कुल, ग्राम, विश्व। विश्व का मतलब कस्बा। कुल, ग्राम, विश्व। अब जन का मतलब जिला और राष्ट्र, यानी कि देश। प्रशासनिक इकाई जो वैदिक सभ्यता में प्रशासनिक इकाई थी वो कितने भागों में बटी थी? वो 5 भागों में बटी थी। ठीक है। उसके बाद आती है कि इसमें प्रशासनिक इकाई में जो कुल थे, कुल है, उसमें किसकी सभ्यता थी? प्रशासनिक इकाई में कुल जो था उसमें जो मुखिया होता था, कुल में मुखिया होता था, वो कौन था? तो कुल का जो मुखिया था वो पिता होता था, जिसे क्या कहते थे? कुलम। पिता, जिसे कुलम कहा जाता था। ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद बात आती है कि सूत रथगार एवं कम्मारी नामक अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। ये तो आपको समझ में आया। ठीक है। वैदिक सभ्यता में बात आती है कि वैदिक सभ्यता में सूत रथकार एवं कम्मारी नामक अधिकारी थे। कुछ अधिकारी थे, किसी को सूत कहा जाता था, किसी को रत्नी कहा जाता था, किसी को कम्मारी कहते थे और किसी को तो रथगार कहा जाता था। इन सभी अधिकारियों की वैदिक सभ्यता में संख्या कितनी थी? 12। अधिकारियों की संख्या कुल कितनी थी? वो थी 12। कुल 12 अधिकारी थे। ठीक है। वैदिक सभ्यता में अधिकारियों की संख्या जो थी वो 12 थी। बात आती है उसके बाद कि जिनकी संख्या जो 12 थी वो थी कैसे? तो वो राजा सहित थी। जो राजा होता था उसके सहित 12 थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनता की गतिविधि, जिसमें जनता के भाव विचार, जनता की गतिविधियों को, जनता की गतिविधि को देखने वाले गुप्तचर को क्या कहते थे? देखने वाले गुप्तचर। देखने वाले गुप्तचरों को क्या कहते थे? तो उन्हें कहते थे स्पष्ट। स्पष्ट कहा जाता था। ठीक है। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचरों को स्पष्ट कहा जाता था। और दुर्गपति किसे कहते थे? जनता स्पष्ट तथा दुर्गपति को पूरब कहा जाता था। ठीक है। जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचरों को स्पष्ट कहा जाता था एवं दुर्गपति को क्या कहते थे? पूरब कहा जाता था। ठीक है। एक बात आती है कि ऋग्वैदिक में अभी ऋग्वैदिक काल चल रहा है, उत्तर वैदिक काल आपको हम बाद में बताते हैं। ऋग्वैदिक काल जो था ऋग्वैदिक काल में किसी भी तरह का न्याय ठीक है। ऋग्वैदिक काल में किसी तरह का न्याय का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कि ऋग्वैदिक काल के समय में किसी भी तरह का या किसी के पक्ष में न्याय नहीं किया जाता था। ठीक है। अब बात आती है कि ऋग्वैदिक काल में एक वर्ण व्यवस्था थी। वो क्या थी? ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी जिसे 4 भागों में बांटा गया है। कौन से वो 4 भाग थे? 4 भागों में बांटा गया था। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो एक वर्ण व्यवस्था थी वो क्या थी? वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में एक वर्ण व्यवस्था थी, उसमें इसे 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4। वो कौन से थे? वर्ण व्यवस्था में सबसे पहला था ब्राह्मण। ठीक है। दूसरा आता है क्षत्रिय, तीसरा वैश्य,
और अंतिम जो चौथा आता है वो था शूद्र। शूद्र, क्षमा करें, ब्राह्मण सब सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय माना जाता है, जबकि क्षत्रिय तो आपको पता ही है। और इन चारों को, ये जो चार थे, बताया जाता है कि परम पुरुष एक ब्रह्मा जी, परम पुरुष ब्रह्मा पुरुष जो थे, परम पुरुष ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण, ठीक है, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और ब्रह्मा जी के चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में जो बड़ व्यवस्था थी उसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें परम पुरुष ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण तथा भुजाओं से क्षत्रिय और जो जंघाओं से वैश्य तथा शूद्र जो थे वो चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, गुप्तचर किन्हें कहा जाता था? तो बताया है कि गुप्तचर किसे कहते थे? जो जनता की गतिविधि, जनता की गतिविधियों को समझने या देखने वाले व्यक्ति को समझने या देखने वाले व्यक्ति को ही गुप्तचर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद दूसरा उग्र किसे कहते थे? एक व्यक्ति को कहा जाता था उग्र। उग्र किसे कहते थे? ठीक है, उग्र कहते थे जो अपराधी होते थे, अपराधियों को पकड़ने वाले, अपराधियों को पकड़ने वाले व्यक्ति या अधिकारी को उग्र कहा जाता था। उग्र कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उग्र किसे कहते थे? अपराधियों को पकड़ने वाले व्यक्ति को उग्र कहते थे। उसके बाद बात आती है तीसरा कौन था? एक व्यक्ति था जिसे बोलते थे बाजपति। ठीक है, क्या बोलते थे? बाजपति। ऋग्वैदिक काल में बाजपति किसे कहते थे? प्रश्न आता है, ऋग्वैदिक काल में बाजपति किसे कहा जाता था? तो देखते हैं, जो गोचर भूमि होती थी, गोचर भूमि के अधिकारी को, गोचर भूमि के अधिकारी को हम क्या कहते थे? बाजपति। बाजपति कहते थे। ठीक है, अब बात आती है कि वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में, जो वैदिक सभ्यता होती थी, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां जो होती थी, स्त्रियां, तो ऋग्वैदिक काल में यज्ञ कार्य होते थे। यज्ञ, तो यज्ञों में अपने पति के साथ, यज्ञ कार्य में अपने पति के साथ ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ कार्य किए जाते थे या यज्ञ होते थे, उनमें स्त्रियां जो थी वो अपने पति के साथ बैठती थी। ठीक है, अपने पति के साथ बैठती थी।
ठीक। उसके बाद बात आती है कि जो ऋग्वैदिक काल का पेय पदार्थ था, ऋग्वैदिक काल पेय पदार्थ, ऋग्वैदिक काल में पेय पदार्थ क्या था? तो ऋग्वैदिक काल में पेय पदार्थ जो था वो सोमरस था, जो किससे बनाया जाता था? वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, सोमरस। जो वनस्पति द्वारा निर्मित किया जाता था। ठीक है। व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय क्या था? कृषि था, कृषि पर निर्भर थे। खोजी गई धातु क्या थी? व्यवसाय क्या था? कृषि। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में जो व्यवसाय था वो कृषि भी था और पशुपालन वगैरह भी था, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय था वो कृषि था। कि ऋग्वैदिक काल के लोग कृषि पर निर्भर होते थे और ये लोग, और ऋग्वैदिक काल में जो सबसे पहले धातु खोजी गई थी वो क्या थी? लोहा थी। सब खोजी गई धातु क्या थी? लोहा। खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी। लेकिन खोजी गई धातु जो लोहा थी उसे लोहा नहीं कहा जाता था। लोहा को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था श्याम अयस्क। श्याम अयस्क कहा जाता था। एक धातु थी क्या? तांबा। तांबा को क्या कहते थे? जब लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था तो तांबा को भी कुछ कहा जाता होगा। तांबा को कहा जाता था लोहित अयस्क। लोहित अयस्क। लोहा को लोहित अयस्क नहीं, लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था, जबकि तांबा को क्या कहते थे? लोहित अयस्क कहा जाता था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री होती थी, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को क्या कहते थे? उसे कहा जाता था अमाजू। जो महिला इस काल में, जो महिला जीवन भर अविवाहित रहती है, जीवन भर शादी ना करे, क्या कहते थे? ऋग्वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। ठीक है, अमाजू, अमाजू कहते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग जो थे, ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो कपड़े पहनते थे तो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? 3 तरीके के कपड़े पहनते थे। कौन से? ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो 3 तरीके के कपड़े पहनते थे। 3 प्रकार के कपड़े या वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन से थे? पहला था वास, दूसरा अधिवास, और तीसरा था क्या? उष्णीष। ऋग्वैदिक काल के लोग जो कपड़े या वस्त्रों का प्रयोग करते थे, पहनते थे, वो क्या थे? 3 तरीके के पहनते थे। पहला आता था वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उष्णीष। एक कपड़ा जो होता था वो जो अंदर पहनते हैं उसे कहते थे नीवी। क्या कहते थे? नीवी। अंदर पहनने वाले कपड़े को। अंदर पहनने वाले कपड़े को नेवी कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में प्रमुख दर्शन और संस्थापक होते थे, वो क्या है? देखिए, तो हेडिंग डाल लीजिए, प्रमुख दर्शन
व संस्थापक। ठीक है, सबसे पहली बात आती है योग की। योग को तो कौन नहीं जानता है। योग के वर्तमान समय में विश्व भर में जाना जाता है, भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में योग के लिए बाबा रामदेव को जाना जाता है। तो योग से, और उनकी जो कंपनी है उनका नाम क्या है, पतंजलि। तो योग के जो गुरु थे या संस्थापक थे वो थे पतंजलि। ठीक है, दूसरा आता है न्याय। न्याय के लिए गौतम बुद्ध, न्याय के लिए गौतम बुद्ध को जाना जाता है। तो न्याय के लिए कौन थे, गौतम। याद रखने की ट्रिक है, गौतम। उसके बाद है चावार्क। चावार्क के लिए कौन है, चावार्क के जो संस्थापक या गुरु हैं वो हैं खुद चावार्क। इन्होंने अपने नाम पर ही दर्शन की स्थापना की थी। उसके बाद आते हैं सांख्य। सांख्य के लिए कौन है, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक या संस्थापक हैं कपिल। कपिल देव ने सबसे पहले ओडीआई या वनडे इंटरनेशनल में सबसे पहले वर्ल्ड कप जिताया था। तो उनके लिए याद रखना, सबसे प्राचीन जो दर्शन है वो सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य है। ठीक है, उसके बाद बात आती है पांचवा वैशेषिक। वैशेषिक कौन है, वैशेषिक कौन है, उलूक या कड़ाद। कड़ाद अथवा उलूक। कड़ाद के बारे में बात बता दें तो कड़ाद जो थे परमाणुवाद के जनक माने जाते हैं। परमाणुवाद के जनक कौन माने जाते हैं, कड़ाद को माना जाता है। कड़ाद को परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात आती है छठवां पूर्व मीमांसा की। पूर्व मीमांसा और एक और है उत्तर मीमांसा। पूर्व में यानी कि पहला, उत्तर यानी कि बाद में। तो उत्तर, पूर्व की बात आई है तो पूर्व मतलब पहला, उत्तर का नाम आया है, उत्तर का अर्थ होता है बाद, तो बाद रहा है। ठीक है, और पूर्व मीमांसा जो थे वो थे कौन, जैमिनी। ठीक है, ये हमारे होते हैं प्रमुख दर्शन एवं संस्थापक। प्रमुख दर्शन और उनके जो संस्थापक हैं या स्थापना की थी। सबसे पहला आता है योग। योग के हैं पतंजलि। योग आज का नहीं है, ईसा पूर्व या ऋग्वैदिक काल के समय से हमारे योग चल रहा है। न्याय के हैं गौतम, चावार्क के चावार्क। सांख्य के कपिल हैं। कपिल जो सबसे प्राचीन दर्शन है वो सांख्य है, कपिल देव। कपिल जी सांख्य दर्शन जो है वो सबसे प्राचीन दर्शन माना गया है। और जो वैशेषिक हैं, वैशेषिक के कौन है, उलूक या कड़ाद। कड़ाद जो है उन्हें परमाणुवाद का जनक कहा गया है। कड़ाद जो हैं उन्हें परमाणुवाद का जनक कहा गया है। उसके बाद आते हैं पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा के जो हैं जनक या संस्थापक जो जैमिनी हैं। और उत्तर मीमांसा जो उत्तर नाम आता है, उत्तर का अर्थ है बाद में, तो उसके हैं वादरायण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऋग्वैदिक काल की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में देखते हैं। ऋग्वैदिक काल से जो आज दिन तक की नदियां हैं।
एक तरफ डालेंगे प्राचीन नाम और एक तरफ डालेंगे आधुनिक नाम। आधुनिक में देखेंगे कौन सी है जो वर्तमान में नाम है, जैसे हुई रावी, ठीक है, और प्राचीन नाम। आधुनिक नाम में सबसे पहली नदी आती है, कौन सी आती है, जो वर्तमान में रावी नदी है, रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? रावी नदी का जो प्राचीन नाम था वो था परुसड़ी नदी। परुसड़ी या रावी, परुसड़ी नाम प्राचीन नाम है और रावी जो है वर्तमान नाम है। अब बात आती है लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो जो गोमती नदी है इसका वर्तमान नाम जो है वो गोमल है, ना कि गोमती। तो गोमल जो है उसका प्राचीन जो नाम है वो है गोमती, लेकिन गोमती नदी ही वर्तमान समय में गोमती नदी को गोमती नदी ही कहा जाता है। उसके बाद नदी कौन सी आती है? तो वो आती है व्यास नदी, पंजाब में बहती है व्यास नदी। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा, ठीक। रावी नदी का परुसड़ी, गोमल का गोमती और व्यास नदी का विपाशा। गोमल नदी के तट पर ही लखनऊ हमारी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है बसी हुई है। अगली आती है कौन सी? सतलज। सतलज नदी, हर के बैराज बांध जो इंदिरा गांधी, भारत की सबसे बड़ी नहर सतलज नदी से ही पानी लेती है। सतलज नदी की बात आती है तो इसका प्राचीन नाम कौन सा है? शतुद्री। सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री है। फिर आती है गंडक। गंडक का प्राचीन नाम सदानीरा है। काबुल जो अफगानिस्तान में बहती है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, काबुल नदी के तट पर स्थित है। काबुल नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? खोभा। उसके बाद झेलम, श्रीनगर जो झेलम नदी के तट पर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी। तो झेलम का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? झेलम का प्राचीन नाम है बितस्ता, ठीक है। कुछ नदियों और दी गई हैं जिनके बारे में और बताते हैं। एक नदी आती है घग्गर नदी, एक नदी आती है घग्गर। तो घग्गर नदी का प्राचीन नाम जो है वो है दृश्यवती, ठीक है। और एक नदी का नाम है चिनाब। चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी बहती है। पूछा जाता है कि जो जम्मू तवी है वो किस नदी पर है? तवी नदी पर। और चिनाब नदी पर भारत का सबसे ऊंचा पुल जो रेलवे का बनाया जा रहा है वो चिनाब नदी पर ही निर्माणाधीन है। तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? चिनाब नदी का प्राचीन नाम है अश्किनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है, ठीक है। तो ये हैं नदियां, ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं जिनका वर्तमान नाम और प्राचीन नाम दिया गया है, जिसमें रावी नदी का प्राचीन नाम परसुड़ी नदी कहा गया है, गोमल जो गोमती नदी है और व्यास नदी को विपाशा कहते थे, सतलज को शतुद्री कहते थे, गंडक नदी जो है वर्तमान में सदानीरा न कहकर गंडक कहलाती है, जो प्राचीन नाम सदानीरा है। काबुल नदी जो अफगानिस्तान में बहती है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल जो कि कोबा नदी कहलाती थी, काबुल वर्तमान में है। झेलम नदी की बात आती है, झेलम श्रीनगर में बहती है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है किस नदी के तट पर है? झेलम नदी के तट पर है, जिसका नाम है, प्राचीन नाम बोला गया है बितस्ता। घग्गर नदी आती है, घग्गर का प्राचीन नाम दृश्यवती और चिनाब का जो है वो अश्किनी।
आगे ऋग्वैदिक काल में एक बात और कही गई है कि जो ऋग्वेद में 7वां मंडल है, ऋग्वेद में 7वां मंडल है, ये जो रावी नदी की बात आई थी, रावी नदी के तट पर एक युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। तो पूछा जाता है दशराग्य युद्ध, कौन सा युद्ध है? दशराग्य। दशराग्य युद्ध ऋग्वेद के 7वें मंडल उल्लिखित, ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लिखित जो दशराग्य युद्ध है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया? रावी नदी के तट पर लड़ा गया। रावी नदी के तट पर लड़ा गया। और किसके बीच लड़ा गया? तो वो थे सुदास एवं 10 जनों के बीच। इसमें विजयी कौन हुआ था? सुदास। दशराग्य युद्ध जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लिखित है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें विजयी कौन हुआ था? सुदास। 10 जनों के बीच लड़ा गया था, सुदास विजयी हुआ जिसमें। ठीक है, उसके बाद आती है जो ऋग्वैदिक काल है, उसमें जो प्रिय देवता कौन थे? तो प्रिय देवता वो थे इंद्र। और प्रिय पशु कौन था? वो था घोड़ा। प्रिय पशु घोड़ा था। ऋग्वैदिक काल में जो प्रिय देवता थे वो इंद्र थे, और प्रिय पशु जो था वो कौन था? क्या था? घोड़ा। ऋग्वैदिक काल तो समाप्त होता है, वैदिक सभ्यता से ऋग्वैदिक काल समाप्त होता है। अब आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और जो उत्तर वैदिक काल का समय है वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की जो बात आती है, अब कुछ उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में 4 स्थान थे। उत्तर वैदिक काल में 4 स्थान थे, जिसमें पूर्व में क्या था? तो पूर्व में था जो पूर्व में सम्राट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पूर्व में सम्राट। पश्चिम वाले को क्या कहते थे? पश्चिमी को कहते थे राष्ट्रकूट अथवा स्वराष्ट्र। राष्ट्रकूट या स्वराष्ट्र कहा जाता था। पश्चिमी हिस्से को स्वराष्ट्र कहा जाता था। उत्तरी हिस्से को क्या? उत्तर में जो हिस्सा था उसके शासक को क्या कहते थे? विराट। विराट। और दक्षिण में जो शासक कहलाता था, तो दक्षिण में शासक जो होता था उसे कहते थे भोज। ठीक है, ये था दक्षिण में। और जो मध्य में होता था उसे क्या कहते थे? राजा। इस जगह। ठीक, उत्तर वैदिक काल में 4 दिशाओं में शासक होते थे, जिसमें पूर्व में सम्राट कहा जाता था, पश्चिमी शासक को स्वराष्ट्र कहा जाता था, उत्तर में जो शासक होता था उसे विराट कहते थे, और दक्षिण में जो शासक होता था, दक्षिण के शासकों को राजा भोज या भोज कहा जाता था। और जो मध्य में होता था, उस मध्य में जो होता था उसे कहते थे राजा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में एक सबसे पहला नगर था। उत्तर वैदिक काल में एक सबसे पहला नगर था, वो कौन सा था? जो ईंटों से बना हुआ था, ईंटों द्वारा निर्मित था। ठीक है, ईंटों द्वारा निर्मित, तो वो था
हमारे इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है उसके निकट पड़ता है कौशाम्बी जिला। कौशाम्बी उत्तर वैदिक काल में सबसे पहला नगर जो ईंटों द्वारा निर्मित था वो था कौशाम्बी। उसके बाद देखते हैं जो आभूषण होते थे, आभूषण कौन से थे? आभूषण में निष्क थे और शतमान। निष्क को जो गले में पहना जाता था और दूसरे थे शतमान। आभूषण क्या थे? निष्क और शतमान। ठीक है, निष्क को गले में पहना जाता था और शतमान जो दूसरी आभूषण थे। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में एक बात आती है कि जो मुंडक उपनिषद है, उत्तर वैदिक काल में एक उपनिषद मिलता है जिसे मुंडक उपनिषद कहा जाता है। मुंडक उपनिषद से एक आदर्श वाक्य मिलता है जो भारत सरकार या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे क्या कहते हैं? सत्यमेव जयते। आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। पूछा जाता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते उत्तर वैदिक काल में उल्लेख मिलता है जो कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। उपनिषद के बारे में मैंने बताया है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करना या निकट। अब उत्तर वैदिक काल में एक बात आती है कि क्या कि कृषि के लिए क्या प्रयोग करते थे? हल। कृषि के लिए हल, तो हल को क्या कहते थे? सिरा। कृषि के लिए हल का प्रयोग किया जाता तो हल को कहते थे सिरा, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। जो हल खींचा जाता था, हल रेखा को कहते थे सीता। ठीक, आगे बढ़ते हैं और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल में, इस काल में किसी भी तरीके का या किसी भी तरह का कोई न्याय का उल्लेख नहीं है। न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किसी भी तरह का न्याय नहीं मिलता है। ठीक, उत्तर वैदिक काल में हमारा एक प्राचीन महाकाव्य है जिसका नाम क्या है? महाभारत। प्राचीन काव्य तो कई हैं, वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, लेकिन एक सबसे बड़ा महाकाव्य आता है। सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। इसका नाम है महाभारत। महाभारत की रचयिता कौन है? महाभारत रचयिता हैं वेद व्यास। पूछा जाता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम इसका कहा जाता है क्या? जय संहिता। जय संहिता। उत्तर वैदिक काल में महाभारत लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल के समय में महाभारत को लिखा गया है, और जिसके रचयिता कौन है? किसने लिखा था महाभारत? वेद व्यास ने। बता दें कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में जो चला था कौरव और पांडवों के बीच, वो कितने दिन चला था? 18 दिन चला था। 18 दिन तक महाभारत हुआ था। वही महाभारत जिसका प्राचीन नाम जय संहिता रखा गया है।
आज हमने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में, जिसमें दोनों काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया है। अब इसके बाद वैदिक सभ्यता के बाद बात शुरू होती है जैन धर्म की। तो आपको अगली क्लास में हम जैन धर्म के बारे में बताएंगे कि जैन धर्म क्या है। जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में बताएंगे, ऋषभ देव के बारे में बताएंगे और पार्श्वनाथ के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमारा शुरू होगा जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म आएगा, गौतम बुद्ध के बारे में बताएंगे। आज हमारा यूनिट नंबर 4 समाप्त होता है ल्यूसेंट जीके से, जो यूनिट नंबर था कौन सा 4, जिसे समाप्त होता है पूरा। उत्तर वैदिक काल के समय को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में बांटा और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल में बांटा है। ठीक है। पूछा जाता है कि गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है या लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है गोमती अथवा गोमल। गोमल वर्तमान नाम है, लेकिन उल्लेख गोमती का प्रयोग करते हैं, गोमती शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हम मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार। आप हमारे चैनल को जिसका नाम है एस क्लासेस कोचिंग, जिसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और शेयर करें। ऐसी ही वीडियो जो ल्यूसेंट जीके से आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी।